नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। तो काफ़ी दिनों बाद हमारी कक्षा हो रही है क्योंकि थोड़ा मैं भी बिजी रहा पिछले कुछ समय में आईएएस के पेपर के लिए। पेपर मैंने दिया है और पेपर मेरा एवरेज गया है। उम्मीद है कि सिलेक्शन हो सकता है इस बार। वैसे कोई भी जो है यूपीएससी के लिए क्लियरली ये नहीं कह सकता कि वो कट ऑफ को क्लियर करेगा या नहीं, क्योंकि ये काफ़ी वैरी करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ प्रश्न हमेशा ऐसे होते हैं जो आपके सिलेक्शन का निर्धारण करते हैं। तो महीने भर बाद में रिजल्ट आ जाएगा, जो भी रहेगा पॉजिटिव या नेगेटिव पता चल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा भी बैक का जो भी हमारा करंट है उसको कवर अप करूंगा। तो आज की कक्षा में हम 8 से लेकर 10 तक का मतलब 4-5 बातों पर मैं चर्चा करूंगा आज। ये वैसे तो देखिए हो सकता है पूछ लिया जाए, पर कम चांसेस है। आपके जो 2021 का आरएस आ रहा है, एक दो छात्रों ने कमेंट भी किया था कि सर आप जो है अभी भी ये करंट क्यों करवा रहे हैं, इसके बजाय आप कुछ एमसीक्यूज करवाइए या फिर आप जो है 30 दिन का कंप्लीट आप जो है करंट अफेयर करवाइए किसी महीने का, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराइए। देखिए, मैं कोई भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो केवल मात्र अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है। तो आप इन चीज़ों में ना पढ़ के इस अंतिम समय पर अपने रिवीजन पर फोकस करें। मैं चाहता तो आप सभी को काफ़ी इस तरह के क्वेश्चंस करवा सकता था, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहां आप टेस्ट दे सकते हैं। तो आप दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ाई कीजिए अगर आप कर सकते हैं इस समय, और फिर बाद में 1 या 1.5 घंटा अपना रोज आप जो है टेस्ट देने के लिए कर सकते हैं, पर उसे आप डेडिकेटेड रूप से देवें। ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 क्वेश्चन देख लिए। 50 से 100 क्वेश्चन का एक सेट पूरा आप सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर वहाँ नंबर कम भी आते हैं तो उससे डरे ना, क्योंकि मैं भी जो है जब आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहा था और मैं जब अलग अलग कोचिंग्स के टेस्ट दे रहा था तो मैंने देखा कि मेरा स्कोर एवरेज आउट ऑफ 200 40 to 50 नंबर रहता था। बट अभी मुझे उम्मीद है कि मैं 90 to 100 के बीच में रहूँगा, और अगर कट ऑफ पिछली बार की तरह होती है तो मेरा सिलेक्शन भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जो हम टेस्ट में यहाँ देते हैं उससे काफ़ी बेहतर हम जो है ना जब एग्जाम में होते हैं तो वहाँ प्रदर्शन करते हैं। और इसीलिए इस बार तो नहीं, लेकिन अगली बार के लिए, क्योंकि आईएएस की तैयारी के दौरान मैंने देखा कि क्वालिटी क्वेश्चंस की कमी अभी भी जो है ना बहुत जगह है। और इसीलिए अब मैंने इस महीने से एक शुरुआत की है। अभी रिसेंट जो अक्टूबर हमारा चल रहा है, आरएस जंक्शन ऐप पर आप सभी के लिए डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। और ये क्वेश्चंस इस तरह के होंगे, इस तरह से फ्रेम्ड होंगे कि आपके जो पीसीएस एग्जाम्स है, चाहे वो आप यूपीएससी हो, चाहे वो आपका राजस्थान पीसीएस हो, या फिर कई अदर, क्योंकि इसमें हम राजस्थान की करंट भी करेंगे तो मैं इसलिए कहूंगा कि आरपीएससी की जो आरएस एग्जाम है उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इसके साथ साथ इसके क्वेश्चंस का लेवल जो है यूपीएससी बेस्ड भी होगा। तो आपकी समग्र रूप से आपको ये तैयारी इसमें करवा पाएगा। इसके साथ साथ दूसरी बात क्या होगी कि इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं आप थोड़ा डिटेल में काम कर रहा हूं। तीसरी बात, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सेपरेटली, मतलब जब आप टेस्ट को ओपन करेंगे तो आपके पास ऊपर की तरफ एक ऑप्शन होगा जहां से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो डेली 5 क्वेश्चन आप यहां ट्राई करेंगे। 5 क्वेश्चन का मतलब पूरे महीने भर के 150 प्रश्नों को आप ट्राई करेंगे। ये वही करंट अफेयर्स होंगे जो मैं यहां आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं यहां पर अब आपको प्रश्न नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट आपको पढ़ाऊंगा। आप इसे पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में कितना आपने रिटेन किया, इस चीज को देखने के लिए आप एप्लीकेशन पे जाएंगे और वहां उस टेस्ट को देंगे। वहां आपको रैंकिंग्स मिलेगी, परसेंटाइल मिलेगा। आप स्किप करना सीखें जब आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो जिसमें आपको कोई आइडिया नहीं है। आप एलिमिनेशन करना सीखें कि क्वेश्चन के ऑप्शंस को देख करके हम कितने क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं जो आप उससे सीख पाएंगे। तो मेरा यही उद्देश्य है कि आपकी जो तैयारी है उसको और अधिक निखारा जाए और आरएस जंक्शन के स्टूडेंट्स और बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक है, रटंत विद्या फलंत नाही, इस सिद्धांत पर मैं काम करता हूं हमेशा। और निश्चित रूप से रटी हुई चीजें हम जल्दी ही भूल जाते हैं। तो फोकस करना है हमें प्रैक्टिस पर। ढंग से आप यहां से समझें। समझने के बाद में जब भी आपको समय मिले, चाहे ये रात का समय हो सकता है जब आप लेट नाइट अपनी पढ़ाई से फ्री हो जाते हैं, तब आप बैठिए, टेस्ट ओपन कीजिए डेली का और उसको ट्राई कीजिए, पर बिना देखे नहीं। पहले क्लास देखिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, क्योंकि हमें आता ही नहीं, हमने कोई चीज पढ़ी नहीं, और फिर अगर हम टेस्ट दें तो उसका क्या मतलब है। लेकिन अगर आप क्लास देख लेते हैं और उसके बाद आप टेस्ट देते हैं और फिर भी आपका स्कोर डाउन रहता है, तो आप ये पता कर सकते हैं कि आपने क्लास को सही तरीके से नहीं देखा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खबरें जिन पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली खबर पर बात कर लेते हैं। ये प्रश्न आपके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, मेंस में भी प्रश्न आ सकता है।
तो हमारा जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसके द्वारा मलेरिया नामक बीमारी के इलाज के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन अर्जित प्रतिरक्षा का एक माध्यम होता है, ठीक है। उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है उसका एक माध्यम होता है। आप सभी जानते हैं, आपके साइंस एंड टेक में जो मेंस है वहां पर एक सिलेबस में प्रतिरक्षा तंत्र पूरा का पूरा सिलेबस में है, जहां पर आप प्राकृतिक प्रतिरक्षा और अर्जित प्रतिरक्षा को पढ़ते हैं। तो वैक्सीन हमें अर्जित प्रतिरक्षा प्रदान करती है, अर्थात यदि हम उस वैक्सीन को लगाने के बाद बीमार भी, अगर हमें वो जीवाणु या वायरस जो कि बीमारी का कारक है हमारे शरीर में प्रवेश भी कर जाए तो उसके बावजूद हम जो है बीमार नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में उसके लिए पहले से ही जो है एंटीबॉडीज अवेलेबल होती है। तो ज़्यादातर डॉक्टर्स का और जो हमारा चिकित्सा जगत है उसका ये प्रयास रहता है कि विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं उनके लिए वैक्सीन अवेलेबल कराई जाए। कोरोना की रोकथाम में भी एक हद तक वैक्सीन निर्माण में दिखाई गई त्वरित प्रतिक्रिया जो थी उसका योगदान रहा है। अगर इस तरीके से हमने वैक्सीन ना बनाई होती तो न जाने हमें कितनी और लहरों का भी सामना करना पड़ता। लेकिन दूसरी लहर के पश्चात जिस तेजी से टीकाकरण हुआ, आज आप देख सकते हैं कि हमारी एक बड़ी आबादी टीकाकरण से जो है टीकाकरण करवा चुकी है और इसने अर्जित प्रतिरक्षा में काफी योगदान दिया है। तो मलेरिया जो कि एक बहुत ही घातक बीमारी है, विशेषकर हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन पर ये नुकसान पहुंचाती है, काफी ज्यादा उनको जो है अटैक करती है। तो उसी को लेकर के पहली वैक्सीन बनी है जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO ने मंजूरी दे दी है। RTS-AS01 ये मलेरिया वैक्सीन का नाम है वैज्ञानिक भाषा में, और व्यापारिक नाम में इसको बोला जाएगा मॉस्किरिक्स, ठीक है। मॉस्किरिक्स आप कैसे याद रख सकते हैं? मॉस्किटो, ठीक है। मॉस्किटो का काम क्या होता है? आपके मलेरिया फैलाने का। मलेरिया कैसे फैलता है? मॉस्क्यू से फैलता है, हर साल मच्छरों से होती है और इसीलिए इसका नाम है मॉस्क्यूरिक्स, ठीक है। तो मॉस्क्यूरिक्स नामक जो है व्यापारिक नाम से ये मिलेगी। 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हर साल मलेरिया से होती है और इसमें भी अधिकतर अफ्रीकी बच्चे जो हैं वो सम्मिलित हैं। वैक्सीन पी फाल्सीपेरम क्या है? सबसे घातक मलेरिया परजीवी है। तो पहली बात तो मलेरिया किससे होने वाला रोग है? परजीवी की वजह से। तो अलग अलग प्रकार के जो आपके रोग होते हैं जिनमें वायरस कारक होता है, ठीक है, बैक्टीरिया कारक होता है, ठीक है, प्रोटोजोआस कारक होते हैं। तो यहां पर परजीवी के रूप में जो है ये मलेरिया का परजीवी होता है और इसी का नाम है पी फाल्सीपेरम, जो कि सबसे ज्यादा घातक माना जाता है। इसी के खिलाफ वैक्सीन काम करेगी। ये पी फाल्सीपेरम का जो रोगाणु है ये अफ्रीका में सबसे अधिक प्रचलित है। तो रोगाणु किसे बोलते हैं? वायरस, बैक्टीरियास, प्रोटोजोआस, फफूंदी, कवक, जितने भी जो कि किसी न किसी बीमारी को बढ़ाने का योगदान देते हैं उनको रोगाणु कहते हैं। रोगजनक होते हैं ये, इसलिए इनको हमको रोगाणु कहते हैं। बड़े पैमाने पर क्लिनिकल परीक्षण के बाद इसकी जो 4 खुराक, तो कितनी खुराक में है दवाई? 4 खुराक में, 4 आपको वैक्सीन लेनी पड़ेगी। तो 4 वैक्सीन जो है उसमें ये मिलेगी और इसमें यह देखा गया है कि 4 साल की अवधि में मलेरिया के 10 में से 4 मामलों को इसने रोकने में काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है, ठीक है। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो परजीवी के कारण होती है और संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से फैलती है। आपको याद हो तो 2016 के मेंस पेपर में जो है प्रश्न पूछा गया था डेंगू के बारे में। तो इसी तरह का हो सकता है, उम्मीद कर सकते हैं हम कि प्रश्न मलेरिया पर भी पूछ लिया जाए। क्लियर है? 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे मलेरिया से प्रभावित होने वाला सबसे कमजोर समूह है। 2019 में दुनिया भर में मलेरिया से होने वाली सभी मौतों का 67% जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रूप में था और इसीलिए फोकस किया जा रहा है बच्चों पर। भारत की बात करें तो 2019 में ही भारत में 2000 के 20 मिलियन मामलों की तुलना में मलेरिया के 5.6 मिलियन मामले थे। अर्थात हमने वर्ष 2000 से लेकर के 2020 के बीच जो 20 वर्षों की अवधि है इसमें मलेरिया के मामलों में 3/4 कमी की है। मतलब 4 गुना थे तो 100 थे तो हमने 25 रख दिए। जिस प्रकार 20 लाख से हमने 5 लाख कर लिए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वे देश जिन्होंने मलेरिया के कम से कम लगातार 3 वर्षों के 0 स्वदेशी मामलों को हासिल किया है वे मलेरिया उन्मूलन के WHO प्रमाणीकरण के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। भारत अभी तक मलेरिया से मुक्त हुआ नहीं है और हमारा ये लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक हम मलेरिया से मुक्त हो पाए। तो अलग अलग बीमारियों में हम अलग अलग रखते हैं, जैसे कि टीबी के लिए हमने 2025 का समय रखा है, ठीक है। अभी तक जो है संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया,
श्रीलंका, किर्गिस्तान, पराग्वे, उज्बेकिस्तान, अल्जीरिया जैसे और अर्जेंटीना जैसे देश, और लेटेस्ट इसी साल अल सल्वाडोर, अल सल्वाडोर नामक देश। अल सल्वाडोर कहां पर है? अल सल्वाडोर आपके सेंट्रल अमेरिकन देश है। अगर आपने कभी देखा हो तो अमेरिका, जो दोनों अमेरिका हैं, ठीक है, दोनों अमेरिका जहां जुड़ते हैं पनामा के पास में, दोनों अमेरिका की मैं बात कर रहा हूं, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी, तो ये जहां पर जुड़ते हैं, यहां पर 7 ऐसे देश हैं जिनको हम सेंट्रल अमेरिकन देश कहते हैं, ठीक है। तो 7 देश हैं जिनमें पनामा भी सम्मिलित है, ठीक है, वहीं उसी में आपका अल सल्वाडोर भी है। क्लियर है? तो अल सल्वाडोर जो है उसको 2021 में क्या घोषित किया गया है? मलेरिया से मुक्त घोषित किया है, क्योंकि 3 साल तक वहां पर कोई ऐसा केस नहीं देखा गया। भारत पोलियो से मुक्त है, क्योंकि 2014 के बाद से हमारे यहां पर कोई पोलियो के केसेस देखने को नहीं मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साल 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार उपन्यासकार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है। अब्दुल रज्जाक गुरनाह एक विशेष तंजानिया के लेखक हैं। तंजानिया कहां पर है? तंजानिया आपके अफ्रीका जो है कॉन्टिनेंट, उसकी पूर्वी क्षेत्र में, तो पूर्वी क्षेत्र में अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। और टंगईका नामक झील आपने देखी होगी जो इसी की बॉर्डर पर स्थित है। तो तंजानिया के जो है मूल हैं और ब्रिटेन में ये रहते हैं। अब्दुल रज्जाक, इस नाम से कुछ और भी याद आता है आपको? 14वीं शताब्दी में एक अब्दुल रज्जाक नामक व्यापारी विदेश से आया था भारत घूमने, तो भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों में से एक है कौन? अब्दुल रज्जाक। तो ऐसे चीजों को जोड़ना सीखिए। तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह जो है उनको नोबेल पुरस्कार मिला है 2021 का। इन्होंने अपनी लेखनी के जरिए उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों को लेकर काफी कुछ लिखा है। उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद का एक प्रतिफल था। साम्राज्यवाद के अंतर्गत विभिन्न देशों ने 18वीं और 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के बदौलत जो उनके वहां पर बदलाव हुए और जो शक्ति उन्होंने प्राप्त की, खासकर नौसेनाएं उन्होंने बनाई अपनी, विशेषकर जो यूरोपीय देश हैं जो विकसित माने जाते हैं, तो उन्होंने उपनिवेशों की स्थापना की थी। उपनिवेश एक स्थान था, एक देश था जिस पर इन्होंने जाकर आर्थिक रूप से पहले कब्जा किया और धीरे धीरे राजनीतिक रूप से शक्ति उन्होंने हथियाई, और फिर ये उपनिवेश इनके लिए कच्चे माल के स्रोत और इनकी बनाई हुई वस्तुओं के लिए बाजार बन गए, और धीरे धीरे धन की निकासी इन्होंने वहां से की। आज जितने भी विकासशील देश हमको देखने को मिलते हैं उनमें से अधिकतर उपनिवेश रह चुके हैं। भारत भी उनमें से एक है। यहां तक कि चीन, जो कि विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, वो भी कभी उपनिवेश रह चुका है। ठीक है, तो उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों को लेकर काफी कुछ लिखा गया है। उन्होंने शरणार्थियों के भाग्य का निर्धारण करने के लिए अपनी लेखनी के माध्यम से दुनिया के दिलों में प्रेम पैदा किया है। तो उपनिवेशवाद पर इन्होंने काफी कुछ बेहतर चीजें लिखी और इसी को देखते हुए इनको जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस बार दिया गया है। 21 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने अंग्रेजी में लिखना शुरू किया था, लेकिन शुरुआत में उनकी भाषा थी स्वाहिली। स्वाहिली उनकी स्थानीय भाषा थी जिसमें वो लिखते थे। बाद में उन्होंने अंग्रेजी का लेखन शुरू किया। उनका चौथा उपन्यास आया था पैराडाइज 1994 में, जिसको काफी प्रसिद्धि मिली, काफी जो है सराहा गया। उन्हें एक लेखक के रूप में इससे पहचान मिली। 1990 के आसपास पूर्वी अफ्रीका की एक शोध यात्रा के दौरान यह उपन्यास उन्होंने लिखा था। साल 2020 की बात करें तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लूक को दिया गया था। इतना ही याद करना है आपको, द पर्सन जिसे ये दिया गया है, क्या कारण रहा जिसकी वजह से उन्हें दिया गया है, उससे जुड़े कुछ फैक्ट्स और पिछले वर्ष के पुरस्कार। अगर इतना आप कवर कर लेते हैं तो कितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ जाए आप उसका जवाब दे पाएंगे। मान के चलिए नोबेल पुरस्कारों में से आपको एक प्रश्न आरएस परीक्षा में मिल सकता है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार काफी इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर अभी बनता है तो 10 तारीख के बाद बनता है, क्योंकि 10 से पहले आपके नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। वर्ष 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2 पत्रकारों को दिया गया था। अभी हमने बात की साहित्य की और अब हम बात कर रहे हैं शांति की। तो इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार किसी राजनेता या किसी सामाजिक कार्यकर्ता को न देकर के खोजी पत्रकारिता के लिए किया गया है। पत्रकारिता अपने आप में एक ऐसा कप्शन या व्यवसाय है जो काफी चैलेंजिंग है, काफी इसके अंतर्गत खतरे होते हैं और उसके साथ इंटीग्रिटी जुड़ी होती है। आप इंटीग्रिटी के साथ काम नहीं कर पाते हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता कहलाता है और इसीलिए अब की बार ये पुरस्कार यहाँ पर इनको दिए गए हैं। तो जो ऐसे लोग
उनको नोबेल पुरस्कार दिए जो अपने देशों में स्वतंत्र समाचार संगठन चला रहे हैं और जिन्हें अक्सर नजरबंदी और यहां तक कि मौत की धमकी दी जाती है। दरअसल पत्रकारिता जो है व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करती है, खास करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भी ये विस्तार से दिया गया है कि हमारे यहाँ लोगों को अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है। इसी तरह से सभी देश ये व्यवस्था करते हैं, लेकिन अक्सर सरकारों द्वारा अपने गलत कार्यों को छुपाने के लिए जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इस पर रोक लगाई जाती है और जो मुखर पत्रकार होते हैं वो इनका बेबाक विरोध करते हैं। तो दो विद्वान हैं यहाँ पर, दो पत्रकार हैं, फिलीपींस की मारिया रसा और रूस की दिमित्री मुराटोव। ठीक है, तो रूस के दिमित्री मुराटोव और फिलीपींस की मारिया रसा, एक महिला है एक पुरुष है। इन दोनों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ी है उसको लेकर के इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। एक खोजी पत्रकार है रेसा, जिन्होंने 2012 में खोजी पत्रकारिता के लिए डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म रेपर की स्थापना की कुछ लोगों के साथ मिलकर के। इन्होंने जो फिलीपींस है वहां के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेते के शासन के विवादास्पद ड्रग विरोधी अभियान पर आलोचनात्मक लेख लिखे। तो दुर्तेते जो कि फिलीपींस के हैं, दरअसल जो रसा है मारिया रसा, ये अमेरिका में पली बड़ी और वहीं पर इन्होंने अपना अध्ययन भी किया, लेकिन बाद में ये अपने जो गृह देश है वहां आई और वहां पर इन्होंने लेखनी से काम करना शुरू किया है। रेसा और रेपर ने यह भी प्रलेखित किया कि कैसे सोशल मीडिया का उपयोग नकली समाचार फैलाने, विरोधियों को परेशान करने और सार्वजनिक प्रवचन में हेरफेर करने के लिए किया जा रहा है। तो आज मीडिया को प्रबंधित करने का प्रयास कई बार सरकार के द्वारा किया जाता है, जिसका विरोध होना भी जायज है। ठीक है, खैर इनके दोनों पक्ष सामने आते हैं, तो कभी समय मिलेगा तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। रूस के मुराटोव ने लोकप्रिय दैनिक कोमसोमोल्स्काया, अब इनके नाम कुछ ऐसे होते हैं, इसको छोड़ने के बाद 5 साल के बाद 50 सहयोगियों के साथ मिलकर के 1993 में, जब हम में से आधे पैदा हुए थे, तब नोवाजा गजेटा शुरू किया था। तो जब हम में से कहीं तो पैदा भी नहीं होंगे शायद, आप में से जो नए यंग जो है, अब हमारे जैसे बूढ़े लोग तो पैदा हो गए होंगे, ठीक है, लेकिन आप जो यंग हैं वो उस समय पैदा भी नहीं होंगे। उस समय इन्होंने अपना खुद का अखबार चलाया अपने दोस्तों के साथ मिलकर और जो है वहां की तत्कालीन सरकार के खिलाफ काम करना शुरू किया। उनके पत्रकार के शुरू होने के बाद उनके 6 सहयोगियों को मार दिया गया और अक्सर उनके विरोधियों ने उन्हें धमकियां दी और इन सभी का उन्होंने सामना करते हुए झुकने से मना कर दिया और इसीलिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ने से पहले जैसा कि मैं आपको बता रहा था, प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी के लिए डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको अवेलेबल है आरएस जंक्शन ऐप पे, फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स आपको मिलेंगे। मंथ वाइज मैं आपको वहां पर क्विजेस दूंगा, तो एक मंथ का आप साइन अप कर लें वहां पर जाके और उसके बाद में आपको पूरे 30 दिन के क्विज वहां पर जो है, अगर छुट्टी रहती है तो अलग बात है, नहीं तो डेली आपको अपडेट मिलेगा जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा पाएंगे। ये क्वेश्चन करंट के ही नहीं होंगे बल्कि इसके साथ साथ सिलेबस के तमाम जो पॉइंट्स जो कि करंट से रिलेटेड है उनको टच करते हुए ये आपको दिखेंगे। तो आप जरूर इसका लाभ उठाएं। इस महीने से ये शुरू हो रहा है, अक्टूबर से। मैं प्रयास करूंगा कि पिछले महीनों के भी कुछ क्वेश्चंस अगर मैं आपको दे पाऊं तो मैं उसके लिए कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप इसे जरूर ज्वाइन करें। इसके अलावा जो छात्र नए हैं प्लेटफॉर्म पर और जो अपना करंट अफेयर्स कवर करना चाहते हैं थ्रू द ई बुक्स, तो उनके लिए पीडीएफ में आरएस 2021 का पूरा करंट अफेयर गुलदस्ता है जो कि 2 साल का आपको करंट अफेयर कवरेज करता है, तो ये भी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा तहसील में उगाई जाने वाली कोलम चावल की जो किस्म है उसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। भौगोलिक संकेतक जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग एक प्रकार की आईपीआर प्रॉपर्टी है। आईपीआर मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो एक प्रकार की बौद्धिक संपदा है जो कि किसी विशिष्ट उत्पाद के लिए, जो किसी एक विशेष क्षेत्र में पैदा होता है, या फिर किसी ऐसे कृत्रिम उत्पाद की या हस्तकला की जो कि किसी विशेष क्षेत्र में बनाई जाती है, जो अपनी एक खासियत रखती है, उसको प्रदान किया जाता है ताकि उसका संरक्षण किया जा सके। जैसे कि हाल ही में राजस्थान में जो सोजत की मेहंदी है उसको राजस्थान के 16वें जीआई टैग के रूप में चयनित किया गया है। ठीक है, तो उसी तरह से कोलम चावल को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग रजिस्ट्रेशन का जो आपका अधिनियम है 1999 उसके अधीन दिया जाता है। इसकी रजिस्ट्री चेन्नई में स्थित है। तो वाडा कोलम चावल की बात करें तो इसको जिनी या फिर झिनी के नाम से भी जाना जाता है। इस चावल का रंग सफेद होता है। घरेलू बाजार में इस चावल की कीमत 60 से 70 रुपए, लेकिन विदेशों में ये काफी महंगा बिकता है और इससे किसानों को काफी लाभ भी होता है। इस प्रकार से टैग मिलने के काफी लाभ यहाँ पर होते हैं।
उदाहरण के लिए चावल की ही बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विशेष मुद्दा वर्तमान में चल रहा है आपके अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में, ठीक है। तो WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास ये मुद्दा अभी लंबित है। भारत और पाकिस्तान दोनों बासमती चावल पर जो है क्लेम करते हैं और दोनों ही देश पीछे नहीं हटना चाहते। भारत तो वैसे बासमती चावल का उत्पादक शुरुआत से ही रहा है। किसी समय देश में 1200 से भी अधिक चावल की किस्में उगाई जाती थी। जो हमारी हरित क्रांति है उसके बाद चूंकि हमने स्पेसिफिक फसलों पर जोर दिया तो ये जो जैव विविधता ये कम होकर 20 पर रह गई। लेकिन आज भी भारत का जो बासमती चावल है वो हमारे निर्यात की, अगर मैं बात करूं कृषि निर्यात की, खाद्यान्न निर्यात की, तो उसमें सबसे पहले स्थान पर है समुद्री उत्पादों के बाद। तो सबसे ज्यादा जो बिकता है वो समुद्री उत्पाद है और उसके बाद में आपके जो बासमती चावल है वो सबसे ज्यादा बिकने वाली, सबसे ज्यादा निर्यात होने वाली चीजों में से एक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान की। तो राज्य सरकार द्वारा 20 और 21 जनवरी 2022 को जयपुर के सीतापुरा में जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, जिसको हम बोलते हैं JECC, किसी समय मैं यहाँ पर जो है इस एरिया में काम करता था जब मैं पोस्टल डिपार्टमेंट में हुआ करता था। तो ये मेरे ही, इनकी डाक मेरे वहीं से जाती थी। एक छोटी सी बात है बताने की। तो स्टेट इन्वेस्टर समिट यहाँ पर आयोजित की जाएगी इन्वेस्ट राजस्थान के नाम से। इन्वेस्ट का नाम, इन्वेस्ट शब्द आते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए बात हो रही है निवेश की। निवेश एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है खासकर राजस्थान जैसे राज्यों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन इतने ज्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी चीज है जो कि सरकार को अतिरिक्त आय भी देती है और इसके साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिलता है, और इसीलिए सरकार निवेश को बढ़ावा देने की बात करती है। तो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको हमारी योजनाएं बताने के लिए और उनको राजस्थान में आकर के उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए इस तरह के समिट्स का आयोजन किया जाता है। बात करें तो राज्य सरकार 12 से 18 नवंबर के बीच दुबई में होने वाले दुबई एक्सपो में भी अपना पवेलियन खोलने वाली है। इसके साथ ही अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और यूके में अंतर्राष्ट्रीय रोड शो भी आयोजित किया जाएगा। अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे क्षेत्रों में भी राजस्थान की जो विशिष्टताएं हैं उनको दर्शाते हुए लोगों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने का काम इसमें किया जाएगा। प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने में यहाँ उपलब्ध औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में प्रदेश में 350 औद्योगिक क्षेत्र हैं। आपको पता हो तो हाल ही में एक जो है औद्योगिक पार्क प्रणाली के लिए रेटिंग जारी की गई थी और 41 जो आपके छोटे छोटे पार्क्स हैं उनमें से 17 पार्क्स राजस्थान के थे और इसमें राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा है। यहाँ तक कि जोधपुर के जो 3 पार्क्स हैं उनको टॉप 10 में भी जगह मिली है। तो निवेश के लिए एक बेहतर स्थान के रूप में राजस्थान है। हमारे यहाँ 84,000 एकड़ औद्योगिक भूमि उपलब्ध है और इसमें से 49,000 एकड़ विकसित भूमि है। इन्हीं चीजों को देखते हुए यह आवश्यकता है कि हम निवेश के क्षेत्र में लोगों को आकर्षित करें ताकि हमारे उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके न केवल राज्य के लिए आय हो सके बल्कि राजस्थान की जो एक पहले बीमारू की जो स्टेट कहा जाता था राजस्थान को, बीमारू श्रेणी का, उसकी बजाय राजस्थान को एक अग्रणी राज्य के रूप में देखा जा सके। तो यहाँ हमारे करंट पूरे होते हैं दोस्तों। इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी के लिए आपके लिए कोर्स अवेलेबल है जिसका आप लाभ ले सकते हैं आर्य जंक्शन ऐप पर। इसके अलावा आपके लिए मैथ्स एंड रीजनिंग का भी कोर्स है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो बस पढ़ाई में जुटे रहिए, अंतिम समय है, 15 दिन भी आपके पास अब शेष नहीं है, तो इन 15 दिनों को आप सदुपयोग करें। मैं यही कहूँगा, फोकस्ड रहें अपने लक्ष्य की तरफ, इधर उधर की बातों पर ना जाए, मन ललचाए तो भी ना जाए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, सोते रहिए, मस्त रहिए, टेंशन नहीं करना है, क्योंकि एंजाइटी कभी भी आपको सही निर्णय लेने में मदद नहीं कर सकती। तो तनाव मुक्त रहना है। आपके सिलेबस एथिक्स का जो है उसमें तनाव प्रबंधन एक चीज़ आती है। तो तनाव प्रबंधन कैसे करना है ये आप समझें, अच्छी तरह से खूब पानी पिएं, पेय पदार्थ जैसे कि आपके पास में अलग अलग जो आपको एनर्जी देने वाले हैं, एनर्जी ड्रिंक्स आप पी सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत, पर इसका मतलब नहीं कि आप गलत वाली एनर्जी ड्रिंक्स पिएं। इसके अलावा आप रोजाना व्यायाम करें, रेगुलर थोड़ा सा सुबह उठ करके जल्दी उठने की कोशिश करें, रात को लेट सोएं। हालांकि ये मैं भी अप्लाई नहीं कर पाता हूँ कई बार, रात को जल्दी सोना, पर जल्दी उठना मैं ज़रूर अप्लाई कर लेता हूँ। तो जल्दी उठें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।